गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BABC थर्ड ईयर की क्लास में ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसकी? मृदा की, मृदा या मिट्टी की। देखिए होता क्या है, अगर हम बात करें कि मृदा क्या है, मृदा शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा से हुई है। जो मृदा शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है सोलम। अर्थ क्या होता है? सोलम। और लैटिन भाषा के सोलम से हुई है। इस सोलम का अर्थ होता है फर्श। सही है कि जो मृदा है, मृदा शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। अब बात करते हैं कि मृदा होती क्या है। ये तो हमने किसकी बात करी कि शब्द है और उसका अर्थ क्या है। जो मृदा है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है फर्श। और बात करते हैं कि मिट्टी का निर्माण या मिट्टी, जो चट्टानें होती हैं उनके अपक्ष से क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। कि चट्टानों का जो मिट्टी होती है, मिट्टी का निर्माण किससे होता है? चट्टानों के अपक्ष से होता है। देखिए एक होता है अपक्ष और एक होता है अपर्दन। एक होता है अपक्ष और दूसरा होता है अपर्दन। अपक्ष होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट के बिखर जाना। अपक्ष हम क्या कहेंगे कि कोई भी चट्टान है, भौतिक कारक हो सकते हैं, रासायनिक कारक हो सकते हैं, जिसके कारण वो चट्टान वहीं से टूटकर वहीं पर बिखर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? अपक्ष कहते हैं। और अपर्दन किसे कहेंगे हम? कि किसी भी माध्यम से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाती है। जैसे चट्टानी क्षेत्र हैं, नदियाँ क्या लेके आती हैं अपने साथ? बालू बजरी लेके आती हैं। और जो आगे जिस मिट्टी का निर्माण होता है, आपको पता है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है उससे, क्योंकि अवसाद के रूप में वह धीरे धीरे जमा रहती है और अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो जो अपक्ष होते हैं वो क्या होते हैं? चट्टानों के अपक्ष के कारण क्या पाए जाते हैं? मृदा का निर्माण होता है। कि जिस भी प्रकार की चट्टान होती है, मिट्टी उसी रंग की या मृदा उसी रंग की या उसी प्रकृति की पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जिस चट्टान में जो गुण पाए जाते हैं, कि कोई भी चट्टान उसमें जो भी गुण पाए जाते हैं, और जो मूल चट्टान हम जिसको कहते हैं, जो गुण उसमें पाए जाते हैं वही गुण किस में पाए जाएंगे? मिट्टी में पाए जाएंगे। क्योंकि चट्टान अपने उसी स्थान पर टूटकर बिखर जाती है और उससे जब उसके और महीन कण होते जाएंगे और किसी भी साधन के माध्यम से, नदी है, जल है, वर्षा है, किसी भी माध्यम से वो दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है परतों के रूप में, मिट्टी के रूप में, तो हम क्या कहते हैं? किसका निर्माण हो गया? कि मृदा का निर्माण हो गया है। अब पूछे जाए कि मृदा का निर्माण किस प्रकार से होगा? कि जिस प्रकार की चट्टानें जिस क्षेत्र में पाई जाती हैं, उस क्षेत्र में उसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो चट्टान है उसके अपक्ष के कारण क्या होता है? उस मिट्टी का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं कि जो मृदा है उसके घटक कौन कौन से होते हैं। कि मृदा के घटक कौन कौन से होते हैं। तो मृदा के घटक की हम बात करें, जैविक पदार्थ, खनिज, जल और वायु, ये क्या होते हैं? मृदा के घटक होते हैं। घटक जिनसे मिलकर बनती है, जो उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैविक में सूक्ष्म बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो क्या करते हैं? मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रोसेस में लेके आते हैं, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। जो मृदा के जो घटक होते हैं उनमें जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, और जैविक पदार्थ के साथ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जल पाया जाता है, वायु पाई जाती है, जिसके कारण क्या पाए जाते हैं? जो मृदा है उसके घटक पाए जाते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि मृदा के जो संगठन है उसमें भाग लेने वाले कारक हैं। ये जो मृदा का जो संगठन है उसमें भाग लेने वाले कारक हैं। जैसे खनिज पदार्थ की बात करें तो खनिज पदार्थ है 40 से 45% जो है वो मृदा में क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कि जो खनिज पदार्थ हों 40 से 45% तक मृदा में क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कि कह सकते हैं कि जिस प्रकार की चट्टान होगी उसी प्रकार के गुण उस मिट्टी में पाए जाते हैं। मृदा जल की बात करें 25% तक उसमें मृदा जल पाए जाते हैं। मृदा वायु की बात करें 25% तक उसमें मृदा वायु पाई जाती है। और ह्यूमस और कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनकी बात करें, देखिए ह्यूमस क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि
जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और वो पत्तियां गिरने से क्या होता है, जहाँ वो मिट्टी होती है वो मिट्टी का कलर परिवर्तित हो जाता है। जैसे जैसे वो पेड़ों की जो पत्ते हैं वो गलने लगते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी का रंग परिवर्तित हो जाता है। कह सकते हैं कि हम उसमें उपजाऊपन बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी में किसकी मात्रा बढ़ी है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ी है, कि मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा, किसकी मात्रा बढ़ी, ह्यूमस की। तो जो ह्यूमस है वो भी कितने से 5 से 10% तक मिट्टी में पाए जाते हैं। बात करते हैं कि मिट्टी को कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब मिट्टी को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। जैसे हम बात करते हैं मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं। फर्स्ट हम इसमें बात करते हैं जनक सामग्री की। सही है, किसकी बात करेंगे, जनक सामग्री। जनक सामग्री वो होती है जिस मूल चट्टान से उस मिट्टी का निर्माण होता है। सही है। अब जिस प्रकार की भी चट्टान होगी उससे क्या होगा, उस मिट्टी का निर्माण होगा, या कह सकते हैं कि जो चट्टान के मूल गुण हैं वो वहाँ की मिट्टी में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी की जो रचना है, या कह सकते हैं कि मिट्टी का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, उस मूल चट्टान से हुआ है। अब बात आती है कि जिस प्रकार से हम इसमें कह सकते हैं कि अगर चट्टानें हमारे पास आग्नेय हैं, कायांतरित हैं, तो जो मिट्टी हमारे पास है उसमें लौह तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो आग्नेय चट्टान है उसमें लौह तत्व गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण उससे निर्मित मृदा में भी क्या होंगे, लौह तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। और दूसरा अगर हम बात करें, जो जनक सामग्री है मिट्टी के रंग, तत्व और संरचना को भी प्रभावित करती है। अब आपने देखा होगा कि जिस मिट्टी में लौह तत्व पाए जाते हैं उस मिट्टी का रंग लोहे जैसा कुछ उसी प्रकार का दिखाई पड़ता है। तो जो जनक सामग्री है वो मिट्टी के रंग में, प्रकृति में और उसकी संरचना या तत्व को भी प्रभावित करती है। जनक सामग्री जो मूल चट्टान होती है, या हम कह सकते हैं कि जनक जन्म देने वाला, तो जिस चट्टान से उस मिट्टी का निर्माण हो रहा है वो उसके लिए क्या है, जनक सामग्री है। तो जिस प्रकार की चट्टानें होती हैं उसी प्रकार के गुण उस मिट्टी में पाए जाते हैं। बात करें हम आग्नेय चट्टान है या कायांतरित चट्टान है, तो उससे जिस मिट्टी का निर्माण होगा वो मिट्टी किस प्रकार की होगी, उसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक पाई जाएगी, और लौह तत्व की मात्रा अधिक होने से मिट्टी का रंग भी परिवर्तित हो जाता है, गहरे रंग की मिट्टी होनी प्रारंभ हो जाती है। और ये जो जैविक सामग्री है या जनक सामग्री है वो मिट्टी के रंग को, तत्व को और संरचना को भी प्रभावित करती है। इसमें हम सेकंड बात करते हैं जैव पदार्थ की। जैव पदार्थ क्या होते हैं, मिट्टी में ह्यूमस और उत्पादकता की मात्रा को प्रभावित करते हैं। कि जैसे जैव पदार्थ होते हैं, बहुत सारे मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, उसकी जैविक जो शक्ति है, उपजाऊपन है, उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा कि पत्ते गल सड़ जाते हैं, वो किसके कारण, जीवाणु के कारण होगा। तो उसमें क्या होता है, मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ जाता है। और ये जो जैव पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, ये जैव पदार्थ हमें किससे भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कोई भी जीव जंतु मर जाता है उससे भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसको अपघटक का कार्य करते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, उसको अपघटित कर देते हैं, उसको परिवर्तित कर देते हैं, उसको मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण मिट्टी में ह्यूमस और उत्पादकता में बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। ये जो जैव पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। और मिट्टी को जितनी मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उसी अनुरूप उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो फसलों को हेर फेर करके बोते हैं। जैसे खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, लेकिन रबी में जैसे पिछली बार उन्होंने बाजरा बोया तो इस बार उसमें गवार या
मूंगफली या दूसरी अन्य वस्तुओं का, मूंग वाली जो दालें होती हैं या दालों का उत्पादन करेगा, मूंग बोएगा, मोठ बोएगा, उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है, अगर मिट्टी में जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो जो दाल वाली जो फसलें होती हैं, उनकी जो पौधे होते हैं, आप देखना उसको उखाड़कर उसकी जो जड़ें होती हैं उसमें गांठें पाई जाती हैं, और वो गांठें क्या करती है? मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाने का कार्य करती है। तो किसान जो होते हैं वो फसलों को हेर फेर कर इसलिए बोते हैं ताकि जो मिट्टी है उसका उपजाऊपन बढ़ा रहे, उसकी उत्पादकता बनी रहे। तो जो जैव पदार्थ हैं वो क्या कार्य करते हैं? अपघटन का कार्य करते हैं, उपजाऊपन में बढ़ोतरी करते हैं, उत्पादकता में बढ़ोतरी करते हैं, और वो जैव पदार्थ क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवस्थिति की, मतलब क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए क्या होता है, इसमें दो प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, एक होती है क्षेत्रीय, दूसरी होती है अक्षेत्रीय। जो क्षेत्रीय मृदा होती है उसमें मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। एक लंबे समय तक हम कह सकते हैं कि इसमें मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है, और जो मिट्टी होती है वह परिपक्व होती है। कह सकते हैं कि एक लंबे समय के बाद मिट्टी क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मिट्टी क्या हो जाती है? परिपक्व हो जाती है। ऐसी जो मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, इस प्रकार की जो मिट्टी है वो क्या पाई जाती है? परिपक्व मिट्टी पाई जाती है। तो इन्होंने कहा जो क्षेत्रीय मृदा होती है उसके कण मोटे पाए जाते हैं, लेकिन अगर जल ग्रहण क्षमता की बात करें तो वो जल ग्रहण क्षमता क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। जैसे मृदा संस्तरण की हमने बात की, मृदा परिच्छेदिका की बात की, मिट्टी की काट लगाते हैं तो उसमें मिट्टी की अलग अलग परतें हमें दिखाई पड़ती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मृदा परिच्छेदिका। तो ये जो हमारी मृदा परिच्छेदिका है, सबसे पहले ओ संस्तर पाया जाता है, उसके बाद ए, बी और सी। तो इनका जो डिवाइडेशन है उसमें अंतर पाया जाता है। जैसे ही मिट्टी की आप काट, आपने देखा होगा कई बार कि जो गहरी काट होती है उसके माध्यम से हमें जो मृदा की अलग अलग जो परिच्छेदिकाएँ होती हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। तो इनका जो सबसे ऊपरी परत होती है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितने भी जैव पदार्थों द्वारा अपघटक होता है वो कौन सी परत में होता है? ऊपरी परत में होता है। उपजाऊ परत भी कौन सी होती है? ऊपरी परत होती है। क्यों होती है? क्योंकि पेड़ पौधे और जो भी हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो ऊपरी परत तक ही मोस्टली सीमित रहते हैं, इसलिए जो ऊपरी परत है वो अधिक उपजाऊ पाई जाती है। अवस्थिति में सेकंड बात करते हैं हम अक्षेत्रीय मृदा की। कौन सी मृदा की? अक्षेत्रीय मृदा की। इसमें क्या होता है, जो मृदा होती है अपर्दित होती है। कह सकते हैं कि मृदा परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता है, कम समय में या कम लघु अवधि वाली मृदा होती है। और जो मिट्टी होती है वह भी किस प्रकार की होती है? अपरिपक्व मिट्टी पाई जाती है। दूसरा इन्होंने कहा कि इसके जो कण होते हैं वो बारीक होते हैं और उनकी जो जल ग्रहण क्षमता होती है वह अधिक पाई जाती है। मिट्टी कैसी होती है? बारीक होती है, लेकिन उसकी जो जल ग्रहण क्षमता होती है वह अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें समय की। आप सभी जानते हैं कि मृदा के निर्माण में एक लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, एक लंबे समय की आवश्यकता होती है। जितना अधिक लंबा समय मिलता है उतना मिट्टी परिपक्व हो जाती है, मृदा उतनी ही परिपक्व और इतनी ही मोटी परत उसकी पाई जाती है। और अगर उसको समय कम मिलता है तो वह जो मृदा होती है वह अपरिपक्व प्रकार की पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो मृदा होती है वह पतली परत की पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं उचावच की। उचावच का अर्थ होता है ऊंचाई। उचावच का अर्थ होता है ऊंचाई। की ऊंचाई के अनुसार क्या हमारी जो मृदा है उसमें अंतर पाया जाता है? हाँ, बिल्कुल पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं दोनों में जो मृदा पाई जाती है उसमें अंतर पाया जाता है। उच्च जो क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है उस मृदा की जो परत मिलेगी आपको वो कैसी मिलेगी? पतली परत पाई जाती है, क्योंकि चट्टानी क्षेत्र होने की वजह से जो मृदा है उसका अधिक निर्माण नहीं हो पाता है। लेकिन अगर मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद लेके आती हैं और वहाँ आपको जो मृदा मिलेगी उसकी जो परत मिलेगी वो कैसी मिलेगी? मोटी परत वो मिलेगी। क्यों? क्योंकि नदियाँ अपने साथ क्या लेके आती हैं? अवसाद लेके आती हैं, जिसके कारण मैदानी क्षेत्रों में जो मृदा मिलती है उसकी परत हमें कैसी मिलती है? उसकी हमें मोटी परत मिलती है।
और दूसरा इन्होंने कहा जो मोटी परत होती है उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग गहरा पाया जाता है, और जो उच्चावच होता है वह क्या करता है, संचय का तथा रंग निर्धारण का कार्य भी करता है। जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाएगी उसका रंग हल्का मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे मृदा की मोटाई बढ़ती जाएगी तो जो मृदा है वह किस प्रकार की गहरे रंग की मृदा मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु की। जो मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें जलवायु महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप सभी जानते हैं कि अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में जो जीवाणु होते हैं अधिक सक्रिय होते हैं, और वो अधिक सक्रिय रहने से क्या होता है, जो जीवाणु अधिक सक्रिय रहता है तो वो मृदा का निर्माण करता है। और दूसरा, ऐसे क्षेत्रों में अधिक वर्षा पाई जाती है, अधिक जहाँ तापमान पाया जाता है वहाँ जीवाणु अधिक सक्रिय रहता है, और ऐसे क्षेत्रों की मृदा उपजाऊपन लिए होती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में जो जीवाणु है वह कम सक्रिय रहता है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ पर मृदा की पतली परत भी पाई जाएगी और उसकी जो उपजाऊपन है वह भी कम पाया जाएगा। जितना जीवाणु अधिक सक्रिय होगा उतना ही क्या होगा, उस मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। और जलवायु की बात करें, अगर जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, जो सिलिका और जो चूना होता है वो क्या हो जाता है, घुलनशील होता है, वो घुल जाता है, और जो मिट्टी की जो निचली परतें हैं उनमें चला जाता है, या हम कह सकते हैं कि उसके घुलने से जो लेटराइट मृदा है उसका निर्माण होता है। अब पूछा जाए कि लेटराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सिलिका और जो चूना होता है उस दोनों से क्या होता है, लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। तीसरी अगर हम बात करें, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा कम रहती है, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मृदा होती है वह लवणीय पाई जाती है। लवणीय मृदा क्यों मिलेगी, क्योंकि वहाँ वर्षा की जगह वाष्पीकरण अधिक होगा। वाष्पीकरण अधिक होगा तो जो जल है उसको तो वह क्या कर लेता है, सोख लेता है, लेकिन और जो पीछे मिट्टी बच जाती है उसमें लवणीयता की मात्रा बढ़ जाती है। आपने इंदिरा गांधी नहर की बात की होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि नहरी क्षेत्र है, और नहरी क्षेत्र के माध्यम से क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। लेकिन जैसे ही वाष्पीकरण की दर बढ़ती है तो जो ज़मीन होती है हमारी उसके ऊपर एक नमक की परत जम जाती है। क्यों, क्योंकि जितनी भी वो नमक नीचे होता है वो सारा घुल के कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है, और जैसे ही वाष्पीकरण होता है जल उड़ जाता है और उस नमक की परत हमारे यहाँ बच जाती है, जिससे जो हमारी भूमि होती है उसका उपजाऊपन क्या है, धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जो शुष्क मृदा होती है वह किस प्रकार की पाई जाती है, लवणीय पाई जाती है। और मानव जनित कारक भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या करता जा रहा है, धीरे धीरे जैसे ही अपनी फसलों का उत्पादन कम होता है तो वह अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का उपयोग करता जा रहा है। जैसे ही मनुष्य रासायनिक खादों का उपयोग कर रहा है, मृदा के जो घटक हैं वो असंतुलित होते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होती है कि मृदा में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। रासायनिक उर्वरक का आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं तो वो मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। और लास्ट बात करें, अधिक सिंचाई होती है वो भी लवणीयता को बढ़ा देती है। लवणता को क्यों बढ़ाएगी, जैसे इंदिरा गांधी नहर वाला क्षेत्र है वहाँ पर हम नहरों से सिंचाई करते हैं तो अधिक सिंचाई करेंगे, जल मिट्टी के ऊपर तैरेगा, लेकिन अगर उस मिट्टी में नमक है तो क्या होगा, नमक उस जल में घुल जाता है। जैसे ही वाष्पीकरण होगा पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन जो नमक है उसकी परत मिट्टी के ऊपर जम जाती है, जिसको उस क्षेत्र में रेह, केलर या इस प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। कलर भी उसको कहा जाता है। और लवणीयता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि धीरे धीरे उस मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और ऐसी मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है या बंजर भूमि की श्रेणी में शामिल हो जाती है। और ये हमने बात की थी कि मृदा को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। एक इसमें मैं आपको बता दूं कि जो मृदा होती है उसका पीएच मान होता है। क्या होती है, मृदा का पीएच मान होता है। पीएच का मतलब समझते हैं या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं बताती हूँ आपको। मृदा का पीएच मान होता है, वैसे तो हर चीज़ का होता है, दूध का भी होता है, मिट्टी का भी होता है, टमाटर का, सब्जी का, मतलब पीएच मान होता है। तो इसमें क्या होती है, पौधों के विकास के लिए जो पीएच मान चाहिए उसमें 6 से 7.5
6 से 7.5 जो pH होता है वो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल माना जाता है। कि अगर मिट्टी का जो pH है 6 से 7.5 है तो वह पौधों के विकास और वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर 7 से ज़्यादा होता है तो ऐसी जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, और उदासीन जो मिट्टी होती है, देखिए इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है उदासीन मिट्टी, एक होती है अम्लीय और दूसरी होती है क्षारीय। तो जो उदासीन मिट्टी होती है उसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। जो उदासीन मिट्टी होती है उसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। और अगर 7 से कम है तो हम उसको क्या कहेंगे, अम्लीय जो मृदा है उसका 7 से कम जो है उसको हम कहेंगे अम्लीय मृदा, 0 से और 6। और इधर 7 से आगे उसको हम कहेंगे क्षारीय, 7 से 14 तक होते हैं इसमें, 7 से 14 तक इसमें pH मान जो होता है 14 तक, 0 से 14 तक पाया जाता है। और 0 ये आ गया आपका 14, 7 पे पाई जाती है उदासीन, 7 पे जो मिट्टी पाई जाती है, जिस मिट्टी का 7 pH होता है वो क्या होती है, उदासीन होती है। और 0 से 6 या 7 के बीच वो जो मृदा होती है वो अम्लीय पाई जाती है। और 7 से 14 के बीच वाली वो जो मृदा होती है उसमें क्षारीयता के गुण अधिक पाए जाते हैं। वो किस प्रकार की पाई जाती है, क्षारीय मृदा पाई जाती है। तो ये मृदा के pH होते हैं। और जो पौधों के विकास और वृद्धि के लिए 6 से 7.5 तक जो मृदा होती है वह सर्वोत्तम मानी जाती है। उनमें ही पौधे अच्छे से विकास और वृद्धि करते हैं। आज का क्वेश्चन है आपका कि pH का फुल फॉर्म बतानी है आपको कि pH क्या होता है, ठीक है। और कमेंट करके बताएंगे, बाकी मैं कल बताती हूँ आपको। और अम्लीय मृदा का pH बताएंगे आप कि अम्लीय जो मृदा होती है उसका pH मान क्या है, ठीक है। कल हम भारत की मृदा के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो आपको क्वेश्चन दिया है उसका कमेंट करके मुझे आंसर ज़रूर दें। थैंक यू।